हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए कक्षा 8 का चैप्टर 9 लेकर आई हूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। इसमें जो है मूल रूप से हम पढ़ेंगे 1870 से लेकर 1947 तक के जो भी घटनाएं होती हैं हमारे भारत में, हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो भी घटनाएं, जो भी आंदोलन छेड़े जाते हैं, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। एक जो है क्रांति आपने देखा था 1857 की, जिसमें जो है सीमित स्तर पर हुआ था, जिसका विफलता का कारण भी बहुत सारा होता है, क्योंकि लोग जो है अपने अपने उद्देश्य से इस 1857 की क्रांति को रूल करते हैं। लेकिन जो ये आंदोलन हमारा चल रहा है, ये सबका एक ही मोटो होता है कि जो है भारत को आज़ाद कराना है ना। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सारे जो है नेता आते हैं, जिसमें भी उनका जो गुट होता है, दो नरम दल गरम दल में बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अंग्रेजों के सपोर्टर होते हैं ना, मतलब उन्हें लगता है कि इनकी नीतियाँ जो है अच्छी है, उसमें थोड़ा सा बस परिवर्तन कर देना है। जो नरम दल वाले होते हैं वो विरोध नहीं करना चाहते हैं, वो प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो है ये मतलब अनुनय विनय की नीति से अंग्रेजों को मनाना चाहते हैं। लेकिन जो गरम दल वाले होते हैं वो सीधा ही बोलते हैं कि नहीं, अंग्रेजों के टांग उखाड़ दो, है ना। अंग्रेजों को भारत में जो है उनका टांग टिकना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस बीच जो है कौन कौन से आंदोलन हुए और उसका क्या परिणति हुआ। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ कि जो इस चैप्टर का वीडियो है, चूँकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो इस चैप्टर का वीडियो मैं छोटे छोटे जो है क्लिप में लाऊंगी, इसको बांट कर लाऊंगी, ताकि जो है आपको भी पढ़ने में आसानी होगी, है ना। जो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो आपके लिए भी लेंदी हो जाता है, आप भी नहीं देख पाते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको छोटे छोटे जो है क्लिप में लाऊं। तो चलिए इसका जो है आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका 2 पार्ट और आएगा, है ना। हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें पहला वो है राष्ट्रवाद का उदय, है ना। तो इसको देखते हैं। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक जो है अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वो सवाल क्या थे, इसको देखते हैं कि ये देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब यहाँ की जनता, भारत, है ना। यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, चाहे वो उसका रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाली तमाम लोगों का घर, चाहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी जाति क्या है, वो उसका रंग क्या है ना, वो भाषा क्या बोलता है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के एहसास भी सामने आए कि अंग्रेज़ भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यहाँ नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का जो है और भारतीयों का नहीं हो सकता। तो एक लोग थे जो भारत में रहने वाले लोग थे, उन्होंने मतलब सोचना स्टार्ट कर दिया कि आखिर जो भारत है वो तो हमारा है, लेकिन ऐसा तो हम कुछ महसूस ही नहीं करते हैं। यहाँ की जो भी संपत्ति है, यहाँ की जो भी संसाधन है, उसका यूज़ तो जो है अंग्रेज़ ही करते हैं। हमारे लिए तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हम तो एक मजदूर की तरह यहाँ पे रह रहे हैं ना, हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं है। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 से लेकर 80 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरा हो चुकी थी। इसमें ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील और जो है अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर के हाथों में थी। उनमें जो संगठन था, पूना सार्वजनिक सभा था, इंडियन एसोसिएशन था, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेस जो है रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि, इस तरह के जो है प्रमुख संगठन थे। इन संगठनों का काम था कि जो लोग हैं जिनमें जो है जागरूकता की कमी है, चेतना की कमी है, उनमें चेतना का जो भाव है उनको जगाना, है ना। उनको बताना कि भाई किस तरीके से अंग्रेज जो है हमारे भारत पे शासन कर रहे हैं, हमारे ही देश में हम ही को गुलाम बना कर रख रहे हैं ना, हमारी ही बातों को नहीं मानते ये। पुनः सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का अर्थ होता है सब के लिए, है ना। सर्व मतलब सभी और जनिक मतलब लोग। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे, है ना।
1857 की क्रांति क्या था कि वो जो भी युद्ध उसमें जो है, जो भी रियासत शामिल थे, जो भी राज्य या फिर जो भी थे, जैसे कि नाना साहब थे या फिर झांसी की रानी थी, तो वो सब अपने अपने राज्य के लिए थे, है ना। वो सब अपने अपने, उनका सबका जो है अधिकार था, अपना अपना था। वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों को यहाँ से, बस वो चाहते थे कि हमें जो है अपना अधिकार मिल जाए। लेकिन इसमें जो अलग 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 जगह पे तो ये जो है सभाएं थी, लेकिन इनका एक ही मतलब था, इनका एक ही लक्ष्य था, है ना। तो इसके मुताबिक जो है अपने लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हैं, है ना। वो संप्रभुता को जो है एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियाद तत्व होता था। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने का आज़ादी होना चाहिए। ये जो लोग थे ये चाहते थे कि लोगों को संप्रभुता मिले, उन्हें आज़ादी मिले, उन्हें अपने फैसले लेने का हक हो, है ना। किसी और के फैसले उनके ऊपर ना ला दे जाए, है ना। 1870 से 80 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और जो है गहरा होता गया। 1878 में आर्म्स एक्ट, आर्म्स मतलब हथियार होता है ना, एक एक्ट पारित किया गया जिसके तहत कहा गया कि भारतीय जो है ना, भारतीयों के पास हथियार नहीं होगा, उनके पास हथियार ना रखने की जो है एक नियम लाया गया कि भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्युलर जो है प्रेस एक्ट भी पारित हुआ, जिसके सरकार की आलोचना करने वाले को जो है चुप कराया गया कि इसमें अगर सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें लिखते हैं तो उसको जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी, है ना। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का जो है प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपी हो तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सभी संपत्ति को जब्त कर सकती थी। 1833 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विरोध में प्रावधान किया गया था, इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का जो है विरोध किया कि भाई क्यों ले लिया, है ना। इस घटना को जो है भारत में अंग्रेजों की असली रवैयों का जो है रूप दिखा दिया कि भाई अंग्रेज असल में कैसे हैं। उनका जो चेहरा था, उनके जो चेहरे पे नकाब लगा हुआ था, इसके साथ वो उतर जाता है। और भारतीयों जो कुछ ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि नहीं अंग्रेज जो है हमारे लिए बेटर है, उनको भी अब दिखने लगा कि नहीं अब ये रहेंगे तो हमारा जो है जीना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे जो है पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय जो है संगठन की ज़रूरत जो है उन्होंने ये महसूस करने लगे कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए, है ना। परंतु एल्बर्ट विल विधेयक की चाह की वजह से ये और भी गहरा हो गया कि अब तो मुझे मतलब हमें करना ही चाहिए ऐसा। 1885 में जो है देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और रमेश चंद्र बनर्जी और S सुब्रमण्यम अय्यर जी और अन्य अभिनेता थे जो है बम्बई और कलकत्ता से ही थे, है ना। नौरोजी व्यवसायिक थे और प्रचारक भी थे। वे लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया और सेनावृत्ति ब्रिटिश अफसर ह्यूम के जो है विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने का जो है अहम भूमिका अदा किया। कौन? नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी। इनका जो है बहुत बड़ा हाथ होता है। ये भी बताते हैं कि कैसे कि भारत का जो है धन कैसे ये लोग इंग्लैंड ले जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कांग्रेस किसके पक्ष में बोलते हैं, इसका प्रयास जो है इसमें बताया गया कि जनवरी जो है 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार, इंडियन मिरर किसने लिखी थी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और जो यह हमारे देशवासियों के लिए अल्पकालीन रूप से जो है अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणाम को जन्म देती है। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में है अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग का समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बना है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आगे चलकर जो लोग जिनको लगता था कि भाई अंग्रेजों के लिए जो थोड़ी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बची हुई थी उनके अंदर, वो भी ख़त्म हो जाती है और उन्हें लगता है कि अब हमें भी एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है ना। आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं कि उभरता हुआ राष्ट्रवाद, राष्ट्र
यहाँ पे नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की जो है पिक्चर लगी हुई है। इनकी पुस्तक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ को बताया गया था कि किस तरीके से भारत का धन जो है इंग्लैंड में जा रहा है ना। तो ये है इनका जो है तस्वीर, आप देखिए। आगे देखते हैं इसको। इसमें कहा जा रहा है कि अक्सर कहा जाता है कि कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने एक सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। जो है कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि जो सिविल सेवा की परीक्षा जो पहले लंदन में होती थी, है ना, वो अब साथ साथ भारत में ही भी आयोजित की जाए, है ना। कांग्रेस ने एक मांग की कि जो सिविल सेवा की परीक्षा, जिसे हम आज यूपीएससी बोलते हैं, उसकी परीक्षा जो लंदन में आयोजित की जाती है, अब उसका जो है आयोजन भारत में भी होना चाहिए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर जो है गोरे अफसर ही काबिज होते थे। अंग्रेज़ आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे जो है पद नहीं देने चाहिए, वो नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज अक्सर अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि अगर भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी, तो भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कर दी जाए। तो आप अभी बताइए कि जो हमारा वर्तमान जो आर्टिकल है, उसमें न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका से अलग करते हैं, तो उस कौन से आर्टिकल में, है ना। जो आर्म्स एक्ट था उसको निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। तो ये भी हमारे किस आर्टिकल में है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। तो जो कांग्रेस थी, इसने मांग कराई कि भाई जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है उसको भारत में आयोजित की जाए। इससे इसको लगा कि अगर इस पर, क्योंकि हमेशा गोरे जो है अफसर ही विद्यमान होते थे इन पदों पर, तो इन्हें लगा कि अगर भारतीयकरण होगा तो कुछ भारतीय इस पद पे जाएंगे, तो उससे जो सैलरी मिलेगी, उनका जो वेतन भत्ता होगा, वो कुछ हद तक भारत में जो है रहेगा, है ना। ऐसे जो ब्रिटेन चला जा रहा है सारा, तो इसके लिए इन्होंने ये जो है मांग की और बोला कि जो है आर्म्स एक्ट जो आपने लगाया है कि भारतीय जो है हथियार नहीं रख सकते हैं, इसको भी निरस्त करो और हमें बोलने की स्वतंत्रता दो और जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो है अलग करो, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि शुरुआती सालों में कांग्रेस के नई आर्थिक जो है मुद्दे भी उठे। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए हैं और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया है। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में जो है कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारी जो है प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग भी की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। तो इसमें जो कांग्रेस की जो है और मांगे होती हैं, वो बोलते हैं कि जो आप नमक पे ऐसे टैक्स लगा रहे हो, ये तो भाई हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, इसको भी हटाओ, है ना। और जो आप फौज पे इतना खर्च कर रहे हो, उसके बजाय जो आप हमारे भारत में आए तो यहाँ पे जो इतनी अकाल पड़ने लगी, आप ऊंचे ऊंचे कर जो है लोगों पे लाद दिए, जिसकी वजह से उनकी जो है ज़मीनें उनसे छीन गई। तो ये सब जो है वापस करो और जो उन पे इतने भारी लगान लगाए गए थे या फिर जो है आपने वन कानून लाए, उन सबको जो है निरस्त करो, है ना। जिसकी वजह से जो है कुछ ऐसे लोग जो वन पे आश्रित थे वो भी वहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स को अंग्रेजों ने जो है एक प्रस्ताव बनाया और उसमें पारित करवाया, है ना। तो ये जो इससे पता चलता है कि हालांकि जो है कांग्रेस में बहुत ऐसे लोग थे जो लिखे पढ़े संपन्न थे, लेकिन उनका जो है ध्यान सभी की ओर था। मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, जो है लेख लिखने और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है
उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम मार्गियों की उनको ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्र व न्याय के आदर्शों का जो है सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा अंग्रेज का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना जो है कांग्रेस का मानना था कि जो है जो अंग्रेजी सरकार है उसको भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहिए, वो समझेंगे भारतीयों की प्रॉब्लम को, है ना। मतलब कि इनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था वो अभी भी बचा हुआ था, जिनको हम नरम दल बोलते हैं, है ना। तो इसमें कुछ ऐसे नेता थे जिनको लगता था कि मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से इनको समाप्त नहीं करना चाहिए, कुछ जो प्रॉब्लम्स है उनको ख़त्म करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम से इससे भारतीयों को कष्ट हो रहा है और ये समझेंगे, है ना, हमारी कष्ट को। हालांकि ऐसा ये सोचते थे, ऐसा कुछ था नहीं। आगे जो एक आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किसने कहा है। तो इसको पढ़ते हैं तब पता चलेगा कि ये किसने कहा है ना। 1890 के दशक में बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विभिन्न, देखिए हमने बोला कि कुछ ऐसे दल थे जैसे नरम दल थे, गरम दल थे। तो जो नरम दल में आते थे वो तो आपने देख लिया कांग्रेस के जो सदस्य, और जो है गरम दल में आते थे उनको लाल बाल पाल, है ना, ये सब थे। तो जैसे कि जो विपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे जो है आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और प्रतिनिधियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की कि क्योंकि ये बोल रहे थे कि हाथ पैर जोड़ने से कुछ नहीं होगा, है ना, अब हमें जो है विरोध करना पड़ेगा, अब पत्र लिखकर आप बोलोगे उससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, अब हमें आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर देना है। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादे पर नहीं बल्कि अपने ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये एक बहुत फेमस लाइन है, आपने बीपीएससी के सेट में इसको ज़रूर देखा होगा, 3-4 बार, 5 से 6 बार से ज़्यादा भी इस लाइन को देखा होगा, है ना। तो ये जो गरम दल थे वो नरम दल पे गुस्सा हो रहे थे कि आप जो अनुनय विनय की नीति कर रहे हो इससे हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, इससे हमें स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। अगर हमें स्वराज चाहिए तो हमें लड़ना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा और इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है ना। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो है बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। तो बंगाल के विभाजन का जो मुख्य कारण अंग्रेज़ों ने बताया वो था कि उन्होंने बताया कि यहाँ की प्रशासनिक जो है कि यहाँ के प्रशासन को उन्हें चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अंग्रेज चाहते थे कि जो बंगाल में जो है बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारी थे, है ना, ये जो है आंदोलन खड़ा कर सकते थे। वो चाहते थे कि इनके जो युवा नेता है, जो इनकी शक्तियाँ हैं, उनको विभाजित कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं इसको। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का ही हिस्सा था। जो है अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को देखते हुए बंगाल का जो है बंटवारा करना जरूरी है। परंतु प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इनका प्रशासकीय सुविधा से कुछ और ही मतलब था, है ना। इससे किसको सुविधा मिलेगी और जो है किसे नहीं मिलेगी, इसको देखते हैं। इसका ताल्लुक अंग्रेजों, अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूरी जो है भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के लिए पीछे अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य रहा है ये था कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और उन्हें बंगाली जनता को जो है बांट दिया जाए। आपने हमेशा इससे ही पढ़ाई की एकता में बहुत बल होता है। जब एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं जिनका माइंडसेट एक ही होता है, जिनका लक्ष्य एक ही होता है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, क्योंकि उनका जो कॉन्सनट्रेट है बस एक ही चीज़ के लिए है। तो जो अंग्रेज़ देख रहे थे कि भाई यहाँ पर इतने सारे एक साथ युवा वर्ग है, एक साथ इनका जो संगठन है इतना मजबूत है, तो इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है ना। अंग्रेजों को कुछ दिन और रहना था भारत में, इसलिए ज़रूरी था बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन से देश में जो है भारी गुस्से का लहर फैल गया। मध्यम वर्गीय और अमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों में इसका जो है विरोध हुआ। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए जो है रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष जो है आंदोलन के नाम से जो है इससे जो है संघर्ष निकला, उसको जो है स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया, है ना। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में इसकी जो है भारी
अनगुन सुनाई दे रही थी। तो उदाहरण के लिए आप देखेंगे किन किन इलाकों में जो है बात की जा रही है। तो जैसे कि आंध्र के डेल्टा क्षेत्रों में और इसे जो है वंदे मातरम के नाम से जाना जाता था। कहाँ पे जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। तो जो आंध्र का डेल्टा क्षेत्र है दक्षिण भारत में, है ना, यहाँ पे जो है वहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। स्वदेशी आंदोलन जो चला उसने ब्रिटिश शासन के की जो उसको विरोध किया और जो है स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यम और राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादियों ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के जो है समर्थक थे। तो जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो लोगों ने बोला कि भाई अपने देश में जो भी बना है उसको भेजो, अंग्रेजों के द्वारा जो भी हमारे वस्तुएं जो भी लाई जाती हैं उन सबका बहिष्कार करो, अंग्रेजों की जो स्कूल शिक्षा नीति सबका बहिष्कार करो, है ना। अपनी जो स्वदेश हमारी जो देश की है बस उसी का यूज़ करो, बाकी सबका बहिष्कार करो। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे कि 1906 में मुसलमानों ने जमींदारों और नवाबों की एक समूह में ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, जो कि जो है 1909 में जो है सरकार के द्वारा यह मान ली भी गई। यह परिषद में कुछ सीटों जो है मुसलमान उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित की गई, और आरक्षित तो की गई, इसका कोई वो नहीं था, लेकिन इसमें एक व्यवस्था कर दी गई कि कुछ जो मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही उन्हें सिर्फ चुना जाएगा, है ना। इससे जो है राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का जो है लालच पैदा हो गया। तो किस तरीके से जो है बंगाल विभाजन के बाद भी जो है अंग्रेज़ भारत को बांटने में लगे थे। 1909 का जो है इन्होंने जो नियम लाया, और उसके बाद जो है किस तरीके से निर्वाचन को भी मान लिया कि चलो भाई आप मांग रहे हो, आपकी मांग को पूरी कर देते हैं हम। ऐसे तो कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन अगर जहाँ बंटवारे की बात आएगी तो बांटने के लिए तो ये 10 टुकड़ा कर दे। और उसी में से 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्य मार्गी जो है धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, आवश्यकता है उसकी, है ना, जो कि सही नहीं था। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबाव बना, और जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है ना। तो 1915 में दोनों का जो संगठन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं एक साथ। और किस तरीके से 1907 में जो है कांग्रेस जो है टूट जाती है, उनका जो है अलग टूट जाती है, उसमें भी जो है अपने अपने जो है विचारधारा के ऊपर जो है लोग बिखर जाते हैं ना। तो देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी चित्र भी लगी हुई हैं। ये बाल गंगाधर तिलक का चित्र है। इन्होंने नारा दिया कि जो है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, है ना। यहाँ पे जो आप चित्र दिख रहे हैं ये बाल गंगाधर तिलक है हमारे। और केसरी जो है ब्रिटिश शासन का एक कट्टर आलोचक बन गया था। केसरी इन्होंने ही जो है इसका वो किया था। और स्वदेशी आंदोलन के समय जो देखिए किस तरीके से जनता जो है जुलूसों में जो है शामिल हो रही थी। स्वदेशी आंदोलन के समय का ये चित्र है। और यहाँ पे लाला लाजपत राय का जो है चित्र बनाया गया। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से जो थे, वह याचिका और निवेदन की राजनीति का विरोध करने वाले अमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे, है ना। क्रांतिकारी हिंसा का मतलब क्या होता है? समाज में अमूल बदलाव लाने के कारण जो हिंसा फैलती है उसको जो है क्रांतिकारी हिंसा बोलते हैं। परिषद प्रशासकीय सलाहकारी और प्रतिनिधि दायित्वों को जो है निभाने वाला जो है परिषद होता है। और अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं दोस्तों, जन राष्ट्रवाद का उदय। हमने स्टार्टिंग में देखा राष्ट्रवाद का उदय, अभी जो हम देखेंगे वो जन और राष्ट्रवाद का उदय देखते हैं इसमें दोस्तों। 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील हो गया, है ना। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं इस आंदोलन का जो मुख्य अगर हम देखें ना, इसमें महिलाओं की जो भूमिका थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस आंदोलन से जुड़ने लगे। कई बार औद्योगिक जो है मजदूरों ने भी इस आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी
अंग्रेज जो है कांग्रेस की सक्रिय समर्थक देने लगे। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चों को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर जो है कर को बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से ज़रूरत कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी जो है मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह के में जो है बेहिसाब मुनाफा हुआ। हमने देखा था कि जब विश्व युद्ध हो रहा था तो जो भारत के जो व्यावसायिक जो उद्योग के ऊपर जो टैक्स लगा दिया गया था, उस टाइम जो है विश्व युद्ध के टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम भारत के उद्योग को बहुत ज़्यादा फायदा होता है ना। इस युद्ध में उद्योगपति वस्तुओं जैसे जूट के बोरे और कपड़े, पटरियाँ की मांग जो है बहुत तेज़ी से जो है बढ़ने लगी और मांग दी जाने लगी और अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में जो है कमी कर दी गई थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेज़ों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। इसके लिए आपने गांधी जी का एक नाम सुना होगा, जो है सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट के नाम से गांधी जी को जाना जाने लगा, क्योंकि जो है अंग्रेज़ों ने गांधी जी के कहा कि जो अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को जो है शामिल करते हो तो वहाँ से आने के बाद हम आपको जो है आज़ादी दिला देंगे, है ना। तो इस लालच में जो है गांधी जी गांव-गांव, घर-घर घूमकर जो है लोगों को भेजते हैं कि जाओ भाई वहाँ पे युद्ध हो रहा है, आपको जाना चाहिए, है ना। प्रोत्साहित करते हैं लोगों को। एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डालने जाने लगे। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर जो है वापस आए कि इन्होंने देखा कि भारत के ऊपर ही नहीं और देशों के ऊपर जो है साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों को जो है किस तरीके से शोषण कर रही हैं, उन्होंने इसके खिलाफ किस तरीके से आवाज़ उठाई। ये जो देखकर लोग प्रेरित हुए कि अब हमें भी जो है चुप नहीं रहना चाहिए, हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, है ना। तो जो सैनिक गए वहाँ पे, उसको देखकर इनका दिमाग खुला कि भाई ये तो बस हमारे ऊपर ही नहीं है, ये तो और देशों के ऊपर भी हो रहा है। वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो लोग स्वतंत्र हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं ना। हम भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसान और मजदूरों के संघर्षों का जो है चार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर जो है फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को जो है नई प्रेरणा मिलने लगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है भारतीयों के अंदर पे जो है एक आंदोलन, जन आंदोलन के रूप में विकसित होता है। आगे जो है महात्मा गांधी का आगमन, तो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए, उसमें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। और आज जो है हम यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है भारत में आंदोलन छेड़े गए और अभी आप देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है प्रॉमिस किया जाता है उसको किस तरीके से जो है तोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद वो मानते नहीं हैं और उसके बदले में भारत को जो है बहुत सारा ऐसा नियम मिलता है जिससे कि भारतीयों की ज़िंदगी जो है और भी मुश्किल में पड़ जाती है। तो फिर से जो है आंदोलन, गांधी जी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए जाते हैं, उसमें जो है लोगों के द्वारा जो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना, गांधी जी के आगमन में। तो आज का जो है वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।